This video discusses the poverty measurement techniques. It also explains the functional impact of poverty. This topic is very important from the point of view of many competitive exams. So let us discuss how poverty is measured and what are its functional impact. Start with measurement of poverty. तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है, क्योंकि पॉवर्टी मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना सबसे जरूरी होता है। पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग पुअर हैं और कितने लोग पुअर नहीं है। तो पुअर और नॉन पुअर का क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिकली पॉवर्टी लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर। ये दोनों ही क्राइटेरिया हो सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इंडिया में एक्सपेंडिचर इज द क्राइटेरिया। तो इंडिया में क्या क्राइटेरिया है? एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया है। नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है, सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें अरेंज करने के लिए कम से कम कितना एक्सपेंडिचर या इनकम की जरूरत होती है, ये बेसिकली पॉवर्टी लाइन से हम मेजर करते हैं। तो इट्स एट्स अ लेवल बिलो विच पर्सन लिव्स इन एब्सोल्यूट माइजरी। तो एक ये लेवल होता है, इससे कम लेवल पे जो लोग इनकम अर्न कर रहे होते हैं या फिर इससे कम लेवल का जो एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, वो लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट माइजरी में, दुर्दशा में जी रहे होते हैं। तो और हेल्थ इज ऑलवेज इन जियोपार्डी। उन लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज जो होती हैं उनको करने में भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट पॉवर्टी लाइन का। तो पॉवर्टी लाइन को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने इसको डिसाइड किया होता है और इसको इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है 2015 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग $1.9 पर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया, फिक्स किया गया है। और ये $1.9 होता है पर पर्सन पर डे। तो इतना जो अर्न कर रहा है वो एक नॉन पुअर पर्सन कहलाएगा। और ये $1.9 जो है ये चेंज होता रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और 2018 के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होकर के $2.12 पर है। ये पहले 1996 में फर्स्ट टाइम ये इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को, तब ये $1.9 से कम लेवल पर डिसाइड हुई थी। इंडिया में भी ऐसे ही पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है। और डिफरेंट कमिटीज जो है टाइम टू टाइम इंडिया में स्टैब्लिश हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पॉवर्टी का एस्टिमेशन करने के लिए। ये बेहद जरूरी होता है पॉवर्टी का एस्टिमेशन किसी भी कंट्री में। पता होना चाहिए कि कितने लोग गरीब हैं, कितने गरीब नहीं है, ताकि अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ पुअर, अगर ये हमें पता है नंबर ऑफ पुअर और ये टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है, टोटल पॉपुलेशन का ये कितना शेयर है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे ऐसी पॉलिसीज जो है डिसाइड की जाती हैं कि इन पुअर को हेल्प की जा सके टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी, ये पॉवर्टी से बाहर आ सके। तो इंडिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लकड़ा वाला कमेटी जो है ये स्टेब्लिश हुई थी 1970s में। और इस कमेटी का काम था इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करना और पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए एक क्राइटेरिया सेट करना। तो इस कमेटी ने एक कैलोरीफिक इनटेक का क्राइटेरिया सेट किया। कैलोरीफिक इनटेक यानी कैलोरी क्या है? बेसिकली एनर्जी का एक मेजर है। एनर्जी जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को जरूरी है एक दिन में अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को सक्सेसफुली करने के लिए, उस एनर्जी को मेजर किया, उसका एक एस्टिमेट बनाया और कहा कि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में। ये क्या है? ये मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतनी कैलोरीज किसी भी एवरेज ह्यूमन बीइंग को, एवरेज एडल्ट को चाहिए। इतनी कैलोरीज अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में ठीक ठाक ढंग से काम करता रहे वो व्यक्ति। तो इसको हमने फिर क्या किया, फर्दर जितनी भी कमिटीज इंडिया में स्टैब्लिश होती रही फ्यूचर में, उन सारी कमिटीज ने इस कैलोरीफिक इनटेक के क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया और टाइम टू टाइम एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते रहे। जो मोस्ट रीसेंट जो कमिटी है पॉवर्टी को लेकर के, वो है रंगराजन कमिटी। इसने अपनी रिपोर्ट का सबमिट किया 2014 में। और इस कमिटी के अकॉर्डिंगली जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन है वो ₹32 और ₹47 है रूरल और अर्बन एरियाज में। रूरल में ₹32 और अर्बन में ₹47। ये क्या है?
एक्सपेंडिचर है, ये बेसिकली इनकम नहीं है, पर पर्सन पर डे। जो लोग एक दिन में 32 रुपीज से ज्यादा एक व्यक्ति खर्च करता हो रूरल एरिया में, या 47 रुपीज से ज्यादा खर्च करता हो अर्बन एरिया में, वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। उससे कम व्यय करने वाले, उससे कम स्पेंड करने वाले जो लोग होंगे वो पुअर कहलाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली पॉवर्टी लाइन का। तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक लाइन है जो ये डिसाइड करती है कि कौन गरीब है कौन नहीं है। तो जो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो नॉन पुअर कहलाते हैं, और जो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे एग्जिस्ट करते हैं वो पुअर कहलाते हैं। तो हाउ डज पॉवर्टी लाइन इज वर्कड आउट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉवर्टी लाइन एग्जैक्टली 32 रुपीज या 47 कैसे कैलकुलेट कर लिया किसी कमिटी ने, या उससे पहले की कमिटीज ने भी इसको कैसे कैलकुलेट किया होगा। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में लकड़ावाला कमेटी ने न्यूट्रिशनल लेवल का एक कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया कि न्यूट्रिशनल लेवल किस चीज के लिए, सबसिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए कम से कम कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना पोषण चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए डेली सर्वाइव करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को ठीक ठाक ढंग से कोई एडल्ट व्यक्ति कर पाए। तो उसके लिए मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल डिसाइड किया जाता है सबसे पहले। तो जैसे इंडिया में डिसाइड हो गया कि भाई 2100 अर्बन एरिया के लिए और 2400 रूरल एरिया के लिए, ये दो डिसाइड कर दिए। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ द मिनिमम डाइट, यानी इतनी कैलोरी अर्बन एरिया में या इतनी रूरल एरिया में अगर कैलोरीज अचीव करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर डाइट चाहिए। उस डाइट में दूध होगा, अंडा होगा, घी होगा, चावल होगा, गेहूं होगा, कुछ भी होगा। तो वो जिससे कि इतनी कैलोरीज मिल पाए, इतनी कैलोरीज मिल पाए, तो वो कोई डाइट है। उस डाइट के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना होगा किसी एक इंडिविजुअल को ऑन एन एवरेज, तो उससे हमें कॉस्ट ऑफ मिनिमम डाइट पता चलती है। और ये जो कॉस्ट जब हमें पता चल जाती है तो इससे हमें आइडिया होता है कि मिनिमम कितना पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी प्रति व्यक्ति कितना स्पेंड करें कम से कम, जिससे कि ये कैलोरीज मिलती हैं। तो उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन का हम एस्टिमेट ड्रॉ कर लेते हैं कि एक दिन में एक व्यक्ति को अगर 2100 कैलोरी चाहिए अर्बन एरिया में और 2400 कैलोरी चाहिए रूरल एरिया में, तो उसको कम से कम कितना खर्च करना होगा। तो रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग जो लोग 32 रुपीज पर पर्सन पर डे रूरल एरिया में स्पेंड कर रहे हैं वो 2400 कैलोरी अचीव कर रहे हैं एक दिन में, और जो अर्बन एरिया में 47 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं वो लोग 2100 कैलोरीज रिसीव कर रहे हैं पर डे। तो इस पॉवर्टी लाइन को जो हमने कैलकुलेट करी है, इस पॉवर्टी लाइन को टाइम टू टाइम हम एडजस्ट भी करते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो महंगाई के कारण जो कीमतों में उछाल आता है उसके साथ में हम क्या करते हैं, डीफ्लेटर के अकॉर्डिंग, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, सीपीआई जिसे हम बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं, और डिफ्लेटर के अकॉर्डिंगली हम पॉवर्टी लाइन को हम एडजस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट था कि पॉवर्टी लाइन क्या है और पॉवर्टी लाइन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार अगर हमने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद अब हम किसी भी इंडिविजुअल का लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर अगर हमें पता है कि वो कितना खर्च करता है एक दिन में, तो हम उससे अनुमान लगा लेंगे भाई औसतन वो एक दिन में कितना खर्च करता है। तो उसका जो खर्च है वो गरीबी रेखा से नीचे है तो वो गरीब है, और गरीबी रेखा से ऊपर अगर उसका खर्च है एक दिन का तो वो गरीब नहीं है। बेशक वो जरूरी नहीं कि वो अमीर हो, पर वो गरीब नहीं है। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये डेटा कहाँ से हमें मिलता है, ये एनएसएसओ से मिलता है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्विनक्वेनियल सर्वे होता है। क्विनक्वेनियल सर्वे यानी कि एवरी एवरी 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार ये सर्वे होता है, जिसमें कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि कोई हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, और फिर उस खर्च को हाउस होल्ड साइज से डिवाइड कर देते हैं तो इंडिविजुअल का खर्च आ जाता है एक महीने का। फिर उसे 30 से डिवाइड कर दो तो एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च आ जाता है, औसत कितना किसी हाउस होल्ड में चल रहा है। तो उसी के बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में किया जाता है एनएसएसओ के डेटा को यूज करके। एक खास बात ये है कि इंडिया में अभी रिसेंटली दो जो कमेटी फॉर्म हुई हैं, एक तो मैंने बताया रंगराजन कमेटी जो मोस्ट रिसेंट कमेटी है, और इससे पहले तेंदुलकर कमेटी जो 2011 में जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट 2014 में आई है। ये जो यूनिट है जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करना चाहते हैं, आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, या सिविल सर्विस के लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान से इसको समझते रहिए।
रंगराजन कमेटी 2014 में कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके अलावा तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई 2011 में। इन दोनों कमिटीज ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स कैलकुलेट किए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स मतलब कि ये जो कैलोरीफिक इनटेक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल का, इसके साथ साथ कंसिडर किया गया किसी भी व्यक्ति की जो नीड्स हैं, हाउसिंग की नीड, क्लोथिंग की नीड, एजुकेशन की नीड, हेल्थ की नीड, सैनिटेशन की, कन्वेंस, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, इस तरह की जो उसकी बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन के अलावा इन नीड्स को भी इसमें कंसिडर किया गया। अब जो लेटेस्ट जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स आए हैं, तो पॉवर्टी लाइन अब इन सारे फैक्टर्स को एस्टिमेट करते हुए अब फिक्स की जाती है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ये है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो मींस जिसमें हम एक डायमेंशन जो पहले हम मेजर करते थे कि वो डायमेंशन होती थी हमारी न्यूट्रिशन की, उसके अलावा भी अदर डायमेंशंस को हम इंक्लूड कर लें। अब कुछ मेजर्स पॉवर्टी के, पॉवर्टी लाइन हमें पता चल गया क्या है। पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या है कि अगर किसी इकोनॉमी में देयर आर 5 पर्सन, उन 5 पर्सन का जो एक्सपेंडिचर का लेवल है वो हमें पता है कि पर पर्सन पर डे हर व्यक्ति कितना कितना स्पेंड करता है। तो हमने एक लाइन ग्राफ बनाया और इस तरीके से उनकी एक्सपेंडिचर लेवल को हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया एक लाइन ग्राफ बना करके। सपोज इसका है 62 रुपीज पर पर्सन पर डे, इसका है 86, इसका सपोज 68, इसका जो है ये 25 है, ये 29 है, और ये सारे अर्बन एरिया में रहते हैं। अर्बन एरिया में मैंने अभी आपको बताया कि पॉवर्टी लाइन है वो है 47 रुपीज पर पर्सन पर डे, राइट। तो यहाँ अगर हमने y एक्सिस पर हमने लिया था इनका एक्सपेंडिचर, एक दिन में कितना एक्सपेंडिचर कोई व्यक्ति करता है, और यहाँ हमने लिया पर्सन्स को, राइट। तो पर्सन 1 2 3 4 5, ये हमने यहाँ पर देखा। पर्सन अगर हम यहाँ देखें कि 47 रुपीज पे सपोज है, तो 47 रुपीज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी और इसको कहा कि ये हमारी है पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन है हमारी बेसिकली 47 रुपीज पर। तो अब हम देख सकते हैं पर्सन ए पुअर नहीं है क्योंकि ये 62 रुपीज स्पेंड करता है। पर्सन बी नहीं है, यानी पर्सन 2 जो है ये भी पुअर नहीं है, पर्सन 3 भी नहीं है, लेकिन पर्सन 4 और पर्सन 5 ये दोनों तो पुअर हैं क्योंकि इन दोनों का पर पर्सन पर डे जो एक्सपेंडिचर है वो पॉवर्टी लाइन से कम है। तो ये एक तरीका होता है पॉवर्टी मेजरमेंट का किसी भी कंट्री में। इस मेजर को बेसिकली हम हेड काउंट रेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ टोटल 2 लोग गरीब हैं और टोटल पॉपुलेशन क्या है 5 है। तो ये इस तरीके से हम हेड काउंट रेट यानी कि कितने लोग कितने इंडिविजुअल पुअर है इकोनॉमी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेड काउंट रेट क्या हुआ बेसिकली, हेड काउंट रेट द नंबर ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ इनकम इंडिया में एक्सपेंडिचर है, जिनका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या है पॉवर्टी लाइन से कम है, वे उनको काउंट कर लो, जो जिनका कम है तो वही हेड काउंट रेट होगा। तो पूरी पॉपुलेशन का अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इंडिया तो बड़ी कंट्री है, पूरी कंट्री का तो हम कैलकुलेट नहीं करते। एनएसएसओ का सर्वे होता है, लगभग 1.25 लाख लोगों पे इंडिया में सर्वे किया जाता है। उस सर्वे का जो एस्टिमेट होता है उसके बेसिस पे हम पूरे इंडिया का आकलन लगा लेते हैं कि इंडिया में क्या लेवल है पॉवर्टी का। अब देखिए हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो में क्या करते हैं, ये लोग पुअर है और ये टोटल पॉपुलेशन है। यहाँ देखिए तो टोटल पुअर कितने हैं और टोटल पॉपुलेशन क्या है उससे पता चल जाता है कि कितने परसेंट गरीबी देश में है। तो टोटल पॉपुलेशन और हेड काउंट रेट का रेशो जो है वही हेड काउंट रेशो कहलाता है बेसिकली। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर पॉवर्टी लाइन 125 पर है, एक्सपेंडिचर है ये 125, मैंने रुपीज नहीं लिखा यहाँ पर, तो अगर हम इसे रुपीज मान ले 125 रुपीज एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर डे अगर ये एक्सपेंडिचर है, तो देखिए कंट्री ए और कंट्री बी में रुपीज इसीलिए नहीं लिखा था यहाँ पे क्योंकि कंट्री ए एंड बी की जो करेंसीज है वो डिफरेंट हो सकती थी। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कंट्री ए है, कंट्री ए का जो इंडिविजुअल है वो 4 इंडिविजुअल है, उनका लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिखाया गया है। कंट्री ए के लिए आप देखें कि इंडिविजुअल है 4, तो उसका 100 100 150 150 ये 4 इंडिविजुअल है, इनका एक्सपेंडिचर दिखाया है पर पर्सन पर डे का। और कंट्री बी के लिए भी दिखाया है 124 124 150 150। तो यहाँ पॉपुलेशन जो है
दोनों में ही 4-4 लोग हैं, लेकिन यहाँ अब हमें कैलकुलेट करना है कि हेड काउंट रेट क्या है। हेड काउंट रेट बेसिकली 125 रुपए से कम कौन है जो एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये कम कर रहा है, ये कर रहा है कम। तो कंट्री ए में अगर हम देखें तो 2 लोग हैं और टोटल 4 हैं। 2 ऐसे हैं जो कि पुअर हैं, जो एक्सपेंडिचर 125 से कम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि 50% पॉवर्टी रेट। और ऐसे ही कंट्री अगर बी के लिए हम देखें, कंट्री बी के लिए अगर हम देखें तो ये 124 दोनों 125 से कम है और ये ज्यादा है। तो टोटल देयर आर 4 पीपल इन कंट्री बी और 2 लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन से कम है। तो यहाँ पे भी पॉवर्टी 50% है। हेड काउंट रेट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि दोनों ही कंट्री में पॉवर्टी रेट तो सेम है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हेड काउंट रेट मिस कर देता है कि पॉवर्टी जो है उसका जो गैप है वो यहाँ देखिए ये 124, यानी अगर इनको 1 यूनिट करेंसी की अगर और मिल जाए तो ये जितना अभी 124 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये 125 एक्सपेंडिचर करें तो ये नॉन पुअर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इनको पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने के लिए 25 यूनिट चाहिए, दोनों को 25 यूनिट चाहिए। तो दैट मीन्स कि पॉवर्टी जो है वो कंट्री ए में ज्यादा सीवियर है। ए में क्या है, ज्यादा सीवियर है, उसको वहां पर ज्यादा कंट्री ए को ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी अपने इन दोनों इंडिविजुअल्स को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। तो इसी को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट हमारे पास पॉवर्टी का मेजर होता है, वो कहलाता है पॉवर्टी गैप। तो पॉवर्टी गैप को पहले यहाँ ग्राफ की मेथड से देख लीजिए, डायग्राम की मेथड से, और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला और डेफिनेशन देखेंगे इसकी। तो पॉवर्टी गैप बेसिकली क्या है, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है। ये मान लीजिए हमारी पॉवर्टी लाइन है, दोनों ही पैनल में कंट्री ए और कंट्री बी में दोनों में पॉवर्टी लाइन दिखा दी हमें। ये हमारी पॉपुलेशन है, यहाँ पर दिखाए ये 100% पॉपुलेशन, ऐसे इस तरफ ये बढ़ती जा रही है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और ये एनुअल इनकम वाई एक्सिस पे हमने कैलकुलेट की है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ऐसे देखिए इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन राइट साइड में, वैसे ही इनकम भी बढ़ रही है, यानी कि 100% ऑफ पॉपुलेशन इज बेसिकली कंज्यूमिंग 100% ऑफ द इनकम। इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ देखिए कि 50% जो पॉपुलेशन है वो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो हमारी पॉपुलेशन है 50% ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये सारी ये यहाँ पॉवर्टी लाइन को जाकर के ये इंटरसेक्ट करता है ये, राइट। तो 50% जो है, और ऐसे ही इधर भी यहाँ भी 50% पॉपुलेशन है। पिछले आपने डायग्राम पिछली टेबल में आपने देखा था दोनों कंट्रीज में से 50% पॉपुलेशन जो है पुअर थी, यहाँ पे भी 50% पॉपुलेशन पुअर है कंट्री बी में भी। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो गैप है, ये गैप क्या है, ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो शेडेड रीजन है, ये यहाँ देखिए इसका एरिया बड़ा है कंट्री ए के लिए, शेडेड रीजन यहाँ उतना बड़ा नहीं है कंट्री बी में। ये गैप है बेसिकली पॉवर्टी लाइन और जो इंडिविजुअल जो है कंट्री में उनकी अपनी एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बीच का। तो यहाँ कंट्री ए में आप देखिए, कंट्री ए में जो इंडिविजुअल है उनका एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन से काफी कम है, यहाँ पे देखिए। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे रिचर रिचर ये इधर के जो लोग हैं, ये इधर के लोग ये पुअर तो है लेकिन उतने सीवियरली पुअर नहीं जितने यहाँ के लोग हैं, राइट। और यहाँ देखिए इसमें ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये वाला जो रीजन है इसका एरिया कम है। तो ये गैप हम देखते हैं, ये गैप बेसिकली हमें क्या बताता है कि कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा कंट्री को अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। तो बेसिकली अगर हमें इस इंडिविजुअल को पॉवर्टी से बाहर अपलिफ्ट करना है तो इतनी इसको इनकम एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इस इंडिविजुअल को अगर हमें पॉवर्टी से बाहर अपलिफ्ट करना है तो इसको इतनी एक्स्ट्रा इनकम देनी पड़ेगी, तब ये पॉवर्टी लाइन क्रॉस करेगा, राइट। इस इंडिविजुअल को अगर हमें पॉवर्टी से बाहर निकालना है तो इतनी हमें उसे इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनकम नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कह सकते हैं इंडिया के केस में, तो तब वो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ देखिए कंट्री ए में ये जो एफर्ट है ये ज्यादा एफर्ट है ये कंट्री बी के कंपैरिजन में, राइट। तो पॉवर्टी गैप क्योंकि दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है, तो हेडकाउंट रेट के अकॉर्डिंगली तो दोनों में 50% पॉपुलेशन जो है पुअर है, लेकिन पॉवर्टी गैप कंट्री ए में ज्यादा है। अब इसको देख लेते हैं फॉर्मूला की फॉर्म में। पॉवर्टी गैप क्या है, ये क्या है, सम टोटल ऑफ, यानी सम किसका, डिफरेंस बिटवीन
द पर कैपिटा इनकम या कंजम्पशन ऑफ ईच पुअर एंड द पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन अगर हमारी जेड है और किसी इंडिविजुअल की जो अपनी खुद की जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, उन दोनों का अंतर, तो पॉवर्टी लाइन और खुद की एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसका समेशन कर दो सारे इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल तो बहुत सारे हैं ना वो जो पुअर हो सकते हैं, उनका सबका टोटल कर दो तो हमें पॉवर्टी गैप मिल जाता है बेसिकली। तो अगर हम पिछली स्लाइड पर चले तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गैप है ना, इस सारे गैप को ऐड करते चले जाओ हर एक इंडिविजुअल के लिए, तो हमें पॉवर्टी गैप मिल जाएगा कि गैप कितना है पॉवर्टी लाइन का और एक्चुअल इसका, जो पॉवर्टी गैप कहलाता है। राइट, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं। अब आप यहाँ देखिए इसमें कि तो Z क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉवर्टी लाइन, और XP रिप्रेजेंट करता है एवरेज इनकम या एक्सपेंडिचर ऑफ द पुअर। इसके बाद में पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये हम यूज करते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स में पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स बेसिकली किस कंट्री में कितना है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि एफर्ट कितना करना है, पहले किन लोगों को पॉवर्टी से बाहर अपलिफ्ट करें और उनको अपलिफ्ट करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर करने की जरूरत होगी गवर्नमेंट को, जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना होगा। तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये जो डिफरेंस था इस डिफरेंस को डिवाइड करते हैं पॉवर्टी लाइन से। राइट, और इसका समेशन कर लें सब, यानी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, यानी इंडिविजुअल ए की इनकम, सॉरी एक्सपेंडिचर, अगर ये मान लीजिए ए ना कह के मैं इसको वन कह लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको पी के साथ में, कि ये पॉवर्टी लाइन थी, इंडिविजुअल वन जो है उसका एक्सपेंडिचर ये है और इसको पॉवर्टी लाइन से डिवाइड कर दो। ऐसे ही हम सेकंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, और उन सब के ये जो रेशियोज आए हैं इन रेशियोज को ऐड कर दें, और ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट, और इसको फिर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल में हम ये एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। अगेन पॉवर्टी लाइन जो है वो 125 पर ही है, अगेन 125 पर ही है। और यहां देखते हैं कि एक्सपेंडिचर दिया है कंट्री सी में। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल्स है 100, 110, 150 एंड 160। अगर हेड काउंट रेट अगर हम देखें तो हेड काउंट रेट के अकॉर्डिंगली तो ये दो लोग गरीब हैं, और दो लोग गरीब होने के बाद यानी 2/4, यानी 50% पॉवर्टी रेट आ जाएगा इस कंट्री में। राइट, लेकिन हेड काउंट रेट की अपनी लिमिट्स हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये तो बता दिया गरीब है 50%, लेकिन कितने ज्यादा गरीब हैं ये हमें पॉवर्टी गैप इंडेक्स से पता चलेगा। तो यहाँ देखिए पॉवर्टी गैप, इस इंडिविजुअल का ये 100 स्पेंड करता है और पॉवर्टी लाइन है 125, तो इसका गैप है 25 का, और सेकंड इंडिविजुअल का गैप है 15 का। हम यहाँ ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो लोग हैं जो नॉन पुअर हैं, इनके लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ना, तो इनके लिए हम ये गैप मेजर नहीं करते, तो इनका गैप क्या है, जीरो है। आपने देखा था कि जब हम ऐसे पॉवर्टी लाइन अगर हम बना रहे हैं तो इस तरीके से ये जो एरिया है बेसिकली ये पॉवर्टी गैप है, इसके जो लोग ऊपर हैं इनके लिए हम ये पॉवर्टी गैप में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो तो नॉन पुअर है, उनका क्या इस बात का गैप। राइट, तो ये अब आप देखिए नाउ, so 25 इज द गैप, और इस 25 गैप को अब हमें डिवाइड करना है बेसिकली फिर से जो हमारा जो लाइन है बेसिकली पॉवर्टी लाइन। तो हमने क्या किया, 125 माइनस 100 अपॉन 125, तो दिस गिव्स अस 0.20। और नेक्स्ट कॉलम में हमने किया 110 को 125 से सब्ट्रैक्ट किया एंड अगेन 125, so this time we get this, right? so इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे अब, यानी कि इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो वी गेट द समेशन ऑफ दिस, और समेशन इन दोनों का आया 0.32, और इसको डिवाइड कर दिया ना पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन हमारी है यहाँ 4 इंडिविजुअल्स हैं हमारे, तो 0.32 को हमने डिवाइड किया 4 से, वी गेट 0.08। व्हाट डू वी गेट, 0.08। ये हमारा पॉवर्टी गैप इंडेक्स आ गया, और ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स हमारा बढ़ जाएगा अगर ये सपोज इसकी 25, ये जो गैप आया है, सपोज इसकी इनकम होगी 75, सॉरी इसका जो एक्सपेंडिचर है
वो होता 75। मैं एक डिफरेंट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखिएगा, ये 100 है इसका एक्सपेंडिचर, सपोज ये 100 ना होकर ये 75 होता है इसका एक्सपेंडिचर, तो आप देखेंगे कि ये जो गैप है ये 50 आता, राइट, क्योंकि 100 को सब्ट्रैक्ट करना है 125 से अभी तो, फिर बाद में हम क्या करते, हम करते 125 माइनस 75 अपॉन व्हाट, अपॉन 125, राइट, सो दिस इज 50 अपॉन 125, तो बेसिकली 0.4, राइट, so we get 0.4 दिस टाइम, तो 0.4 और फिर इसको यहाँ ऐड करते 0.4 0.12, तो हमें मिलता 0.52 अपॉन 4, तो हमें मिलता 0.13। इस बार पॉवर्टी गैप हमारा 0.13 आता, तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, राइट। नाउ कुछ और मेजर्स हैं पॉवर्टी के, उनको देख लेते हैं। अब है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। इसमें क्या था, अभी तक जो हमने पॉवर्टी गैप जो हमने मेजर किया है, एक बार मैं आपका ध्यान दिला देता हूँ इस बात पर कि यहाँ जितने इंडिविजुअल हैं इस गैप को बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे थे। इस गैप से हमें अंदाजा हो रहा था कि कितनी पॉवर्टी तो है लेकिन कितनी सीवियरिटी है उसकी। लेकिन अगर हम इस गैप का स्क्वायर अगर हम लेते हैं, तो स्क्वायर लेने से क्या है कि जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं उनको ज्यादा वेट हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये गैप ज्यादा है। इस गैप का अगर हम और स्क्वायर करेंगे तो इस इंडिविजुअल का जो वेट है, इस इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल पॉवर्टी मेजरमेंट में, वो बढ़ जाएगा। तो पुअर इंडिविजुअल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए पॉवर्टी मेजरमेंट में हम स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये डिग्री ऑफ पॉवर्टी है फॉर अ गिवन एरिया, तो डिग्री ऑफ पॉवर्टी बढ़ जाती है अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं पॉवर्टी गैप का। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर करते हैं किसका, पॉवर्टी गैप फॉर ईच इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल के पॉवर्टी गैप का स्क्वायर करते हैं, और जिससे हमें क्या मिल जाता है, ये हमें एम्फेसिस ले डाउन करने में हेल्प करता है। और कौन सी ऑब्जर्वेशन पे, वो जो ज्यादा शॉर्ट है पॉवर्टी लाइन से, यानी जो पॉवर्टी लाइन से ज्यादा दूर है, जो इंडिविजुअल जो ज्यादा गरीब हैं, उनके जो वैल्यूज हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप के मेथड में। तो बेसिकली स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप क्या है कि पॉवर्टी गैप को कैलकुलेट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और उनका समेशन कर दीजिए। और इसका जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो होता है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो। तो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो क्या है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप। अब यहाँ देखिए ये पॉवर्टी गैप था हमारा, इसको डिवाइड कर दिया पॉवर्टी लाइन से, राइट, और इसका हमने स्क्वायर किया, और इन सारे स्क्वायर्स का फिर हमने क्या किया, सारे स्क्वायर्स का ये जितने हमारे ऐसे रेशियो आए थे, ये पॉवर्टी गैप रेशियो जो आए थे, इन रेशियोज का स्क्वायर किया इंडिविजुअली और फिर सबका हमने समेशन कर दिया, और जो टोटल जो आया उसको हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। इसको ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, अगेन हम कैलकुलेट करने वाले हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो को। और देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया है, 4 इंडिविजुअल दिए हैं जिनका एक्सपेंडिचर दिया है। अगेन पॉवर्टी लाइन हमारी 125 ही है, तो यहाँ देखिए 100 110 150 160, तो ये जो दो हैं ये तो पुअर नहीं है क्योंकि ये स्पेंड करते हैं 125 से ज्यादा, और ये दोनों हमारे इस बार यहाँ पुअर हैं। तो इनका पॉवर्टी का गैप सबसे पहले आप देखिए 25, यानी कि 125 में से माइनस किया 100, और इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया किससे, इससे, और फिर इसका क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, राइट। वही हमने किया है। ये देखिए 25 आया, इस डिफरेंस को करके 25 को हमने डिवाइड कर दिया पॉवर्टी लाइन से, वी गेट 0.20, और फिर उसका हमने किया स्क्वायर तो हमें मिला 0.04, और ऐसा ही हमने सेकंड इंडिविजुअल के लिए भी कर दिया, राइट। फिर इनका हमने किया समेशन, समेशन यानी सारे जितने स्क्वायर हैं उनका समेशन किया, तो हमें इन दोनों का समेशन करना है बेसिकली। तो हमें क्या मिला, इनका ऐड करने के बाद में 0.0544 ये अचीव हुआ। फिर इसको हमें डिवाइड करना है पॉपुलेशन से, 1/n से मल्टीप्लाई करते ही ये पॉपुलेशन से डिवाइड हुआ। पॉपुलेशन हमारी है 4 इंडिविजुअल्स, तो 4 से जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं हमें ये वैल्यू अचीव हो जाएगी। ये बेसिकली हमारा क्या है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स है। तो ये कुछ पॉपुलर मेजर्स हैं पॉवर्टी के जो हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। आप अपनी इस कोर्स में आप स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मेजर्स हैं जैसे सैन सोरोक्स, हम कहते हैं सैन सोरोक्स, ये एक
है, उसके अलावा एफजीटी होता है, एफजीटी यानी फॉस्टर ग्रियर एंड थॉरबैक। ये कुछ मेजर्स हैं, ये जो पॉवर्टी के जो एग्जाम्स हैं उनको सबको ये सेटिस्फाई करते हैं। तो हायर ऑर्डर मानते हैं हम इनको, हायर ऑर्डर पॉवर्टी मेजर्स कहते हैं हम इनको। जो अभी हमने स्टडी करा है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये बेसिकली एफजीटी का ही एक टाइप है, टाइप ऑफ एफजीटी क्लास ऑफ पॉवर्टी मेजर्स का ये टाइप है स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्स होती हैं जो आपके इस पर्टिकुलर लेवल पर आपको जरूरत नहीं है उनको स्टडी करने की, तो उन एग्जाम्स को सेटिस्फाई करते हैं, हायर ऑर्डर इनको हम पॉवर्टी मेजर्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं, फंक्शनल इम्पैक्ट देख लेते हैं पॉवर्टी का जल्दी से, कि पॉवर्टी अगर होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, बेसिकली वो कैसे अफेक्ट करती है सोसाइटी में। जो लोग हैं, लोगों की एफिशिएंसी को, लोगों की कैपेबिलिटी को और लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। तो ये जो आप ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ते हैं वो बेसिक कुछ इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ हम फंक्शनल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। फंक्शनल इम्पैक्ट सबसे पहला जो है पॉवर्टी में, वो है पॉवर्टी में कि पुअर एंड एक्सेस टू द क्रेडिट। तो अगर पॉवर्टी होती है तो बेसिकली क्या अफेक्ट करती है किसी भी इकोनॉमी में, पॉवर्टी अफेक्ट करती है एक्सेस ऑफ द पुअर टू मार्केट्स, एक्सेस ऑफ द पुअर टू मार्केट्स, कि वो मार्केट में उसको जो जो फैसिलिटीज एक नॉन पुअर के लिए अवेलेबल है वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट जो है यानी उसका लोन मिलना जो है वो इजी नहीं होता। रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कोलेट्रल चाहिए, कोलेट्रल यानी गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, सिक्योरिटी मनी उसके पास, तो सिक्योरिटी के लिए उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सिक्योरिटी के रूप में प्रेजेंट करे और उसको लोन मिल जाए। सो द पुअर हैव नो कोलेट्रल टू ऑफर and therefore are denied access to the market। और दूसरा जो है वो है गेन्स फ्रॉम डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बहुत करते हैं पुअर पर्सन जो है, उसके लिए डायग्राम भी है, डायग्राम के थ्रू भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। डिफॉल्ट यानी कि लोन देने से मना कर दिया, लोन नहीं चुकाया, तो उसमें उसका रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो पुअर के लिए बहुत ज्यादा होती है, यानी पुअर के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाए अगर करेंसी की तो उसकी वैल्यू अमीर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अमीर की इनकम अगर 1 करोड़ रुपया है और उसको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद ना पड़े, लेकिन एक गरीब आदमी को जिसकी इनकम शायद 10,000 रुपया है या 5,000 रुपया, उसको अगर 5,000 भी एक्स्ट्रा अगर मिल जाते हैं तो उसकी लाइफ में उस मनी की बहुत वैल्यू है। तो ये डायग्राम एक बार आप देखिए, इस डायग्राम में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें डिस्प्ले किया गया है इस डायग्राम में। तो यहाँ आप देखें कि ये है बेसिकली वाई पी, ये पुअर के लिए है, और ये है वाई आर, ये बेसिकली रिच पीपल के लिए है, राइट। अब आप देखिए इस डायग्राम को, इसमें क्या किया है, इनकम को मेजर किया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यहाँ पर ये इनकम को मेजर किया है और वाई एक्सिस पे हमने यूटिलिटी को मेजर किया है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है यूटिलिटी यूटिलिटी उसमें आपको शो की गई है। YP मेजर्स द इनकम ऑफ द पुअर, YP जैसे मैंने अभी कहा ये पुअर की इनकम मेजर करता है, और YR मेजर करता है इनकम ऑफ द रिच, ये रिच की इनकम को मेजर करता है। और L रिप्रेजेंट्स द अमाउंट टू बी रीपेड बोथ बाय द पुअर एंड द रिच। L ये जो गैप है ये रीपेमेंट दिखाता है। तो मान लीजिए दोनों ने ही लोन लिया हुआ है, दोनों ने L सेम साइज का लोन लिया है और उसको रीपे करना है। अगर वो रीपे करते हैं, नहीं करते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, रीपे नहीं करते हैं, तो इतने अमाउंट, इतनी इनकम का की जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी देखिए रिच पर्सन के लिए दिस मच यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है रिच पर्सन के लिए, और सेम एल अमाउंट के लिए एक पुअर पर्सन के लिए यूटिलिटी इतनी है। तो आप देख सकते हैं यूटिलिटी पुअर पर्सन के लिए काफी ज्यादा है मनी की, इसलिए डिफॉल्ट करने में उसको बेनिफिट ज्यादा होता है, इसलिए वो डिफॉल्ट करने की टेंडेंसी भी उसमें ज्यादा होती है। तो P1 P2 क्या है, वो इंडिकेट करता है बेसिकली यूटिलिटी लॉस टू द पुअर इफ दे रीपे बैक। तो ये अगर वो पैसा लौटा देते हैं लोन का तो इतना यूटिलिटी लॉस होता है, क्योंकि पहले यहाँ थे वो, क्योंकि उनकी इनकम इतनी थी, राइट, और अब वो यहाँ आ जाएंगे, उनकी इनकम घट जाएगी क्योंकि लोन का अमाउंट वो रीपे कर देंगे। तो ये लॉस हुआ, P1 P2 का लॉस हुआ है उन्हें यूटिलिटी का। इसी तरीके से देख सकते हैं कि ये
R1 R2 का लॉस हुआ है रिच पर्सन, तो R1 R2 आप देख सकते हैं कंपैरिजन में P1 P2 से काफी कम है। तो यूटिलिटी लॉस जो है वो ज्यादा है पुअर पर्सन को, तो इसलिए वो लोन में डिफॉल्ट करने की टेंडेंसी उनमें ज्यादा होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि अगर वो लोन में डिफॉल्ट करते हैं तो प्रॉब्लम उन्हीं को होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद उनको फ्यूचर में लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाएंगी। तो एक प्रेशर भी है पुअर पीपल के ऊपर रीपे करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए वो है पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन, की पॉवर्टी और न्यूट्रिशन का क्या रिलेशनशिप है आपस में। ये डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, ये एक्सप्लेन करता है बेसिकली कि जैसे जैसे इनकम जो है इंक्रीज होती है, इनकम क्या है यहाँ न्यूट्रिशन का बेसिकली हमने प्रॉक्सी लिया है, न्यूट्रिशन का प्रॉक्सी लिया है। यानी इनकम अगर इंक्रीज होती है किसी की तो हम मानते हैं कि न्यूट्रिशन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब उसके पास एक्स्ट्रा इनकम है इंडिविजुअल के पास स्पेंड करने के लिए फूड आइटम्स पर। फूड आइटम्स पर ज्यादा स्पेंड करेगा तो उसकी न्यूट्रिशन लेवल भी इंप्रूव हो जाएगी। उससे हम ये मान रहे हैं कि वर्किंग कैपेसिटी भी जो है इंडिविजुअल की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कर्व देखिए ये इसका पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है बेटर न्यूट्रिशन की वजह से। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इनकम अगर इंक्रीज हो भी जाए तो वर्किंग कैपेसिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। उसका रीजन है कि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। तो बाद में इस पर्टिकुलर लेवल यानी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स किसमें? वर्किंग कैपेसिटी में, क्योंकि नेचुरल लिमिट है हर चीज की। और हमारा बॉडी का जो फ्रेम है उसकी एक नेचुरल लिमिट है। ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन बेटर एंड बेटर लेते चले जाएं तो हम कुछ भी अपनी बॉडी की एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बॉडी की अपनी लिमिट्स होती हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे आके इसमें इंक्रीज तो होती है वर्किंग कैपेसिटी, लेकिन उसकी इंक्रीजिंग का रेट कम होता चला जाता है। यहाँ पे एक विशियस सर्किल की बात की गई। विशियस सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पॉवर्टी में आप पढ़ते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बाद में आप इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि पॉवर्टी और न्यूट्रिशन का। पॉवर्टी में प्रॉब्लम क्या होती है? मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है जितने की रिक्वायर्ड है डेली लाइफ एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा? जनरल वीकनेस ऑफ बॉडी होगी, बॉडी वीक होगी तो उसमें इलनेस के चांसेस यानी बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उससे वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन भी बढ़ेगी। इन्फेक्शन कैच करने की चांसेस बढ़ जाते हैं जो कमजोर लोग होते हैं, जो वीक होते हैं। और वीक क्यों है? क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है, उनमें उन्हें पोषण कम मिला है। और पोषण कम क्यों मिला है? वो पूरा चक्र है, उसको आप देखेंगे पूरे सर्कल को। तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। फिजिकल मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। फॉल इन वर्क कैपेसिटी, काम करने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और ऐसे में मिसिंग डेज भी ज्यादा होंगे, जितने दिन काम पर नहीं जा पाए वो भी बढ़ते चले जाएंगे, बीमारी के कारण नहीं जा पाते हैं जो मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि टाइम जितना स्पेंड करते हैं उतने टाइम में वर्क कैपेसिटी कम होने की वजह से कम प्रोडक्शन हो पाता है। और लो प्रोडक्टिविटी है तो नेचुरली लो इनकम होगी, और लो इनकम अगर है तो फिर लो एक्सपेंडिचर ऑन फूड होगा। फूड पर लो एक्सपेंडिचर होगा तो फिर अगेन मेल न्यूट्रिशन होगा। तो ये पॉवर्टी और न्यूट्रिशन का पूरा जो रिलेशन है वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखिए पुअर एंड इंश्योरेंस है। पुअर एंड इंश्योरेंस में यानी जो पुअर पर्सन है, इंश्योरेंस की तो जरूरत उन्हें भी है, किसी भी पर्सन की तरह इंश्योरेंस की जरूरत उन्हें भी है। लेकिन वो इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं? पहली बात, वो इलिटरेट हैं, उनको पता ही नहीं कि इंश्योरेंस कैसे की जा सकती है और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। ड्यू टू सॉरी पॉवर्टी, क्या यहाँ पे इलिटरेसी बेसिकली हमें कहना चाहिए, ये एक मेन रीजन है उनका। पुअर है इसीलिए शायद वो इलिटरेट है, और इलिटरेट है इसीलिए वो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं समझते और उसका मैकेनिज्म नहीं समझते कि इंश्योरेंस कैसे काम करती है। डू नॉट हैव मीन्स टू पे फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कैसे करें? इनकम ही लिमिटेड है, और इनकम लिमिटेड में उनकी फर्स्ट नीड क्या है? वो है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन की जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि वो तो उनकी इमीडिएट नीड है, उनकी बेसिक नीड है। उसके बिना तो सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। तो पहले अपनी कंजम्पशन नीड्स पूरी करेंगे तभी तो इंश्योरेंस कराएंगे। तो इसलिए भी इंश्योरेंस नहीं कराते कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। और जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर पीपल का क्या होता है कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है लेबर की वो कम होती है। तो लेबर पर वो अगर नहीं भी गए तो उससे लॉस, एक 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 वर्किंग डे का लॉस जो है किसी रिच पर्सन के लिए ज्यादा बड़ा लॉस लाता है एक पुअर पर्सन के कंपैरिजन में। और लास्ट है फंक्शनल रिलेशनशिप में, वो है पॉवर्टी एंड द हाउस होल्ड। जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि
पहली बात तो उनके पास रिसोर्सेज ही बहुत कम है, इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं होता। रिसोर्सेज बहुत कम है तो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज जो है कैसे होता है, इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है इसका, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स है चाहे वो फूड ही क्यों ना हो, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। क्यों, क्योंकि वो ही दो अकेला ब्रेड विनर है, यानी अकेला ही उनका इनकम अर्निंग मेंबर है, तो उसकी मिनिमल प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, यानी उसकी इनकम अर्न करने की कैपेसिटी जो है वो लॉस ना हो उसका, तो उसे मेंटेन रखने के लिए सबसे ज्यादा शेयर उसी को मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज अगर कर भी लें तो वो एक के हिस्से में इतना कम शेयर आएगा कि उसका वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं रह जाता है। तो ये था फंक्शनल रिलेशनशिप। और लास्ट में बहुत ही कॉमन चीजें जो पॉवर्टी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी के टाइप्स क्या हैं, उसको फटाफट हम फिनिश कर लेते हैं और ये वीडियो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। द वर्ड पॉवर्टी इंप्लाइज क्या, क्या है पॉवर्टी, लैक ऑफ मटेरियल एंड बेसिक नेसेसिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। मैंने इस स्लाइड को लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, स्टूडेंट जो है इजीली इनको समझ लेते हैं और इनको हम लास्ट में भी समझाएंगे, तो बाकी जो हमारी जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उनकी अंडरस्टैंडिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की वो ही ना अचीव हो पा रही हो। तो बेसिक नेसेसिटीज क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम बेसिक पर्सनल नीड्स कहते हैं। तो ये अगर ये बेसिक पर्सनल नीड्स ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको मैंने बताया था। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को उसको फिक्स किया जाता है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट टाइम 1996 ईयर में इसको फिक्स किया था और ये उस टाइम था $1 पर पर्सन पर डे, जो कि इंक्रीज हो गया 2018 में $2.12 पर पर्सन पर डे तक इंक्रीज हो चुका है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर लेवल से भी कम अर्न कर रहे हैं दुनिया में, उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड में पॉवर्टी का लेवल जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए कुछ डाटा ही देख लेते हैं इस बहाने कि पॉवर्टी का लेवल क्या है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ देखिए, पॉवर्टी एट ए ग्लांस, देयर हैज बीन मार्क्ड प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत अच्छी प्रोग्रेस वर्ल्ड ने की है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी भी मैसिव पॉवर्टी है पूरे वर्ल्ड में। और क्यों हमें ज्यादा पॉवर्टी दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में है। तो अगर हम देखें 2015 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 10% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो लेस देन $1.9 जो कि पॉवर्टी लाइन है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, इससे कम क्या करते हैं, इससे कम पर सरवाइव कर रहे हैं $1.9 पर पर्सन से, राइट। और ये 36% जो 1990 में था उससे कम हुआ है। 10%, 36% एंड 10% 2015 एंड 1990 काफी प्रोग्रेस हुई है। इसीलिए कहा है कि मार्क प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ये हैज बीन अनइवन एंड द नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी रिमेन्स अनएक्सेप्टेबली हाई। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में बहुत ज्यादा लोग हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी वो जो $1.9 से भी कम पे सरवाइव कर रहे हैं वो लोग। इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी तो है ही, साथ में अनइवन भी इसमें प्रोग्रेस हुई है, यानी कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पॉवर्टी काफी कम हुई है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो चाइना का, चाइना में पॉवर्टी जो है वो बहुत मैसिवली रिड्यूस हुई है, इसीलिए वर्ल्ड में पॉवर्टी का लेवल काफी कम हो गया है। तो जो टारगेट है 2030 तक वर्ल्ड से एक्सट्रीम पॉवर्टी को फिनिश करना, एलिमिनेट करना, वो थोड़ा चैलेंज दिखाई देता है अभी। आगे कुछ और डाटा देख लेते हैं। वर्ल्ड में जो टोटल पुअर हैं, यानी टोटल पुअर कौन, 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग वो लोग जो $1.9 पर पर्सन पर डे से कम पर सरवाइव कर रहे हैं, उनका जो टोटल नंबर है बताया अभी आपको 10% है, और वो लगभग वर्ल्ड में 74 करोड़ हैं। इतने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 24% शेयर इंडिया में है। ये देखिए सबसे बड़ा शेयर साउथ एशिया में है, ये पूरा इतना बड़ा शेयर जो है ये इतने लोग, जिसमें मेजर शेयर जो है इंडिया का है 24% और बांग्लादेश का है 3%। साउथ एशिया में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पॉवर्टी में वो इंडिया और बांग्लादेश का है। उसके बाद में जो सेकंड जो रीजन है वो है सब सहारन अफ्रीका, दिस रीजन, ये भी एक बड़ा शेयर है यहाँ पर पॉपुलेशन का जो कि पुअर है। ये तो सेकंड नंबर पर इंडिया के बाद अगर
मोस्ट नंबर ऑफ पुअर किसी कंट्री में है तो वो है नाइजीरिया में। 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुअर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के 12% गरीब लोग नाइजीरिया में हैं, 24% भारत में हैं। साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका ये मेजर रीजन है जहां पर पुअर लोग रहते हैं। तो यहाँ इन पर्टिकुलर रीजन में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जो हैं उन पर काम करने की बेहद जरूरत है। कुछ और प्रोजेक्शंस हैं यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ, इंडिया बांग्लादेश जो है वो एक राइट ट्रैक पर है। इंडिया का ग्राफ अगर हम देखें, यू कैन सी दिस इंडिया यूआरपी यानी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के अकॉर्डिंग। जो हम एनएसएसओ में बेसिकली जो सर्वे होते हैं वो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड पे या एमएमआरपी, ये यूआरपी और एमएमआरपी ये दो तरह के होते हैं रेफरेंस पीरियड। इनके बेसिस पे यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी, यूआरपी के बेसिस पे इंडिया में पॉवर्टी, ये देखिए कितना शार्प स्लाइड है, ये नीचे की ओर देखिए कितना शार्प स्लाइड है इंडिया में। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, ये एनकरेजिंग इंडिकेटर है बेसिकली। इससे लगता है कि हाँ बहुत ही जल्दी इंडिया में पॉवर्टी रेट जो है वो कम होगा और नंबर ऑफ पुअर जो है बहुत जल्दी इंडिया में बहुत तेजी से घट रहे हैं। लेकिन ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आप देखें इथियोपिया, इनका कर्व जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है। नाइजीरिया का आप अगर देखेंगे सॉरी कॉन्गो का कर्व अगर आप देखें, कॉन्गो का ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी इनमें पॉवर्टी रेट में कोई कमी नहीं आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड और ये मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये दो रेफरेंस पीरियड होते हैं बेसिकली। एनएसएसओ का जो सर्वे होता है उसमें डेटा कलेक्ट करने का मेथड होता है बेसिकली। और अब रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में होती है रिलेटिव पॉवर्टी। तो कि किसी भी कंट्री में दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर कर लें या दो कंट्रीज को कंपेयर कर लें, डेफिनेटली हमेशा एक की इनकम दूसरे की इनकम से या एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा ही। तो जिसका एक्सपेंडिचर दूसरे कंपैरिजन में कम होता है वो रिलेटिवली पुअर कहलाता है। एब्सोल्यूट पुअर जरूर नहीं है वो हो। तो यहाँ अगर मैं पहली जो स्लाइड में शुरू में जो हमने बनाया था एक बार ग्राफ, अगर मैं उसे दोबारा बनाऊं, यहाँ देखिए इस तरह का ग्राफ में दोबारा अगर एक बनाता हूं, यहाँ सपोज ये पॉवर्टी लाइन है, इसको हम पॉवर्टी लाइन कह दें, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, राइट, और यहाँ हमने लिया पर्सन्स, तो पर्सन्स 1 2 3 4 5। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से कि पर्सन 3 और 4 ये दोनों पुअर हैं। क्यों है? ये एब्सोल्यूट पुअर हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में पुअर हैं, क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें पर्सन 1 एंड पर्सन 2 की, पर्सन 1 पर्सन 1 क्या है? रिलेटिवली पुअर है, रिलेटिवली पुअर है, एब्सोल्यूट पुअर नहीं है। क्यों रिलेटिवली पुअर है? क्योंकि पर्सन 2 से तो इसकी इनकम जो है या इसका एक्सपेंडिचर कम ही है ना। तो ऐसे कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। यहाँ आप एक बार इसको देख लें कि when income and other sources including living conditions and the rules governing poverty and employment labor from some individual and distinctly below the average level of society। तो ये कुछ चीजें जो सोसाइटी का एवरेज लेवल है उससे अगर किसी इंडिविजुअल की ये कम होती हैं तो कहते हैं कि वो इंडिविजुअल रिलेटिवली पुअर है। रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री, अमेरिका में भी होगी क्योंकि वहां का जो एवरेज इनकम है वो एवरेज इनकम से, कुछ लोग तो होंगे ना जो एवरेज इनकम से कम अर्न कर रहे होंगे, जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्यूट पुअर हो। $1.9 पर पर्सन पर डे 2015 के अकॉर्डिंग उससे भी वो कम अर्न कर रहे हो, लेकिन रिलेटिवली पुअर तो वो हो सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज रिलेटेड टू रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसको हम इनइक्वालिटी से एसोसिएट करते हैं। और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो बेसिकली उसको हम एसोसिएट पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए बेसिकली यही एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही एक मेजर है। रिलेटिव पॉवर्टी तो बेसिकली हम किस लिए करते हैं? इनइक्वालिटी मेजरमेंट के लिए। ये एक अलग वीडियो में इनइक्वालिटी को मैं कवर करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन अगर हम करेंगे दो कंट्रीज के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन कर सकते हैं दो लोगों के बीच में सेम सोशल क्लास के या डिफरेंट सोशल क्लास के, उनकी एवरेज इनकम्स को कंपेयर कर सकते हैं और हम रिलेटिवली पुअर या रिलेटिवली नॉन पुअर उसमें से हम डिसाइड कर सकते हैं। सो
That is all in this video, and this is all about the topic of poverty.